नमस्कार, मैं राजकुमारी शर्मा सूरज कुमारी गढ़ोदिया से अपन 5वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इससे पहले अपन ने कृषि से संबंधित बहुत सारी जो फसलें हैं उनको देखा। फिर अपन ने भारत में जो कृषि विकास है उसको अपन ने देखा। आज अपन कृषि से संबंधित जो समस्याएं हैं, यानी कि भारत से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका अपन अध्ययन करेंगे। तो भारतीय जो कृषि है उसकी कितनी सारी समस्याएं हैं। अपन ने पढ़ते समय भी बहुत सारी चीजें देखी कि कहीं पर मानसून की निर्भरता है और कहीं पर बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। तो इस प्रकार बहुत सारी समस्याएं हैं वो कृषि के अंतर्गत आती है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है। अगर अनावृष्टि है तो भी उत्पादकता प्रभावित होगी, अतिवृष्टि है तो भी उत्पादकता प्रभावित होगी। तो ये सारी समस्याएं हैं वो भारत में देखने को मिलती है। भारतीय कृषि जो है वो विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की जो कृषि की जाती है उसकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। अच्छा, देश में जो अधिकतर समस्याएं हैं वो प्रादेशिक है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि विशेष प्रदेश से संबंधित अपनी उसकी निजी समस्याएं हैं। हो सकता है कि जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में सूखा एक समस्या हो सकती है, अनियमित मानसून एक समस्या हो सकती है। लेकिन जो बंगाल, बिहार और जहाँ नदियाँ अधिक बहती है वहाँ बाढ़ अपने आप में एक समस्या हो सकती है। तो इस प्रकार की प्रदेश की अपनी अपनी विविधताएं हैं और अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो इस प्रकार हम कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि भारत में जो कृषि है वो विभिन्न प्रकार से प्रादेशिक आधार पर भी प्रभावित होती है और मानसून पर निर्भरता के कारण से भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रदेश की अपनी एक समस्याएं हैं। मिट्टी को ले लो, सिंचाई को ले लो, या भूमि का जो निम्नीकरण है उसको ले लो। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उसको आज अपन भारतीय कृषि की जो विभिन्न समस्याएं हैं उसको अपन देखेंगे। इसमें जो अपनी पहली समस्याएं हैं अनियमित मानसून व मानसून पर निर्भरता। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में जो कृषि का क्षेत्र है वो केवल 1/3 भाग ही सिंचित है, यानी कि बहुत कम क्षेत्र है जो सिंचाई के द्वारा उत्पादकता करता है। बाकी से जो कृषि फसलें हैं वह उत्पादन पर प्रत्यक्ष रूप से, या अपन ये कह सकते हैं कि उत्पादन पर केवल वर्षा पर निर्भर रहती है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो अनिश्चितता है वह अनियमितता से सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी तरफ राजस्थान व अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है वर्षा बहुत कम होती है और अत्यधिक अविश्वसनीय है। कहने का तात्पर्य यह है कि राजस्थान जैसे क्षेत्रों में वर्षा होती है तो कई बार अच्छी भी वर्षा हो जाती है, कई बार नहीं भी होती है, कई बार बहुत कम होती है, जिसके कारण से यहाँ पर कृषि से संबंधित समस्याएं देखी जाती है। जो अधिक है वो वार्षिक वर्षा का जो उतार चढ़ाव है वो देखने को मिलता है और वर्षा में भी काफ़ी उतार चढ़ाव पाया जाता है। फलस्वरूप ये क्षेत्र सूखा यहाँ पर अधिक पड़ता है, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान में सूखा संभावित ज़्यादा प्रदेश है और संभावना ये रहती है कि अधिकतर जो प्रदेश है वो सूखा रह जाता है। और सूखा रहना या सामान्य घटना समझी जाती है, लेकिन यहाँ यदा कदा बाढ़ के भी हालात देखने को मिलते हैं। वर्ष 2006-7 में 2006 से 17 के मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में भी बाढ़ आई, अचानक बाढ़ आ गई। तो ये घटना भी यहाँ देखी जा सकती है, यानी कि वर्षा की जो है वो अनियमितता रहती है। अगर वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो जाती है तो उत्पादन बढ़ता है, और वर्षा अनियमित रूप से होती है या जब आवश्यकता होती है तब बारिश नहीं होती है तो उत्पादकता भी प्रभावित होती है। ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं होती है, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बारिश होती है लेकिन बारिश समय के अनुकूल नहीं होती है या समय पर नहीं हो पाती है, जिससे फसलें या तो जल जाती है या जब फसलें बोने का समय होता है तब बारिश नहीं होती है, तो इससे उत्पादकता प्रभावित होती है। या समय निकलने के बाद में जब बारिश होती है तो वो किसी काम की नहीं होती। तो इस प्रकार सूखा तथा बाढ़ भारतीय कृषि के जुड़वा संकट बने हुए हैं। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बाढ़ एक समस्या बनी हुई है और राजस्थान जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सूखा एक समस्या बनी हुई है। तो इस प्रकार ये दोनों ही समस्या भारतीय कृषि में प्रभावित रूप से देखी जा सकती है। राजस्थान में अधिकतर सूखा क्षेत्र है वो रहता है या सूखे की घटना अधिक होती है। अपनी जो दूसरी समस्याएं हैं भारत में वो है निम्न उत्पादकता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपन देखें तो अमेरिका है या जो अन्य जो देश हैं, रूस है, जापान है, उसके मुकाबले में भारत में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कम होता है। गेहूँ है, कपास है, चावल है, इसका प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो भारतीय क्षेत्र में कम देखने को मिलता है। कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में जो श्रम की तुलना है
उसमें भी उत्पादकता बहुत कम देखी जाती है। देश के विस्तृत क्षेत्र है वो वर्षा पर निर्भर है और विशेषकर सूखे क्षेत्रों में अधिकतर मोटे अनाज व दालें उत्पादन की जाती है। तो यहाँ की जो उत्पादकता है वह बहुत कम है। तो सूखे क्षेत्रों में वो अनाज अधिक बोए जाते हैं जो मोटे अनाज होते हैं, या वहाँ उन क्षेत्रों में वो अच्छे से उगाए जा सकते हैं। तो अधिकतर जो बारिश पर निर्भरता होने के कारण से या वर्षा पर निर्भरता होने के कारण से, मानसून पर निर्भरता होने के कारण से यहाँ पर निम्न उत्पादकता देखी जाती है। प्रति हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्पादकता कम होती है, जितनी भूमि उतनी उत्पादकता भारतीय क्षेत्र में नहीं होती है। फिर जो तीसरा कारण है वित्तीय संसाधनों की बाध्यता तथा ऋण व्यवस्था। होता क्या है, जब कृषक होता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है और अधिकतर जो किसान होते हैं उनके खेत छोटे होते हैं, सीमांत कृषक होते हैं और कृषि की बचत भी है वो कम होती है, जिसके कारण से ये इनके पास वित्तीय संसाधन कम मात्रा में होते हैं। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कम कर पाते हैं, या ये जब बैंक में या अन्य संसाधनों से ऋण लेने की कोशिश करते हैं तो इनको पूरी जानकारी नहीं हो पाती, जिसके कारण से ये जो सरकारी नियमों के अनुकूल ये ऋण ले नहीं पाते या कागज इनके पास पूरे नहीं होते। क्योंकि जब अपन बैंकों से जब ऋण लेते हैं तो बहुत सारी कागजी कार्रवाई भी करनी पड़ती है, जिसकी इनको जानकारी नहीं होती, जिसके कारण से भी किसान इन क्षेत्रों से ऋण नहीं ले पाता। और होता क्या है, ये अपनी आवश्यकताएं पूरे करने के लिए या तो महाजनों पर या जो सेठ साहूकार होते हैं उन पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण से ये कर्जे में डूबते चले जाते हैं और ऋण से ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण से ये संसाधन इनके पास कम होते हैं और अधिक संसाधन जुटा नहीं पाते हैं और ऋण व्यवस्था भारतीय कृषकों की एक समस्या होती है और ऋण के जाल में फंसते चले जाते हैं। तो इनकी जो आय होती है अधिकतर वो ऋण चुकाने में ही चली जाती है। कहने का तात्पर्य ये अपने स्तर को या अपनी कृषि को आधुनिकता दे पाने में सक्षम नहीं होते और इनके सामने ऋण एक बड़ी समस्या बनकर उभरता है। और इनको जो ऐसी संस्थाएं भी यहाँ इतनी विकसित नहीं है जो इनको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज कराए, तो ये भी एक समस्या भारतीय कृषकों के सामने आती है और एक ऋण के जाल में फंसे चले जाते हैं, जिनसे इनके पास अगर अच्छी उत्पादकता भी होती है तो ये जो आय है वो ऋण चुकाने में चली जाती है और ये अपने अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पाती या अच्छी टेक्नोलॉजी उपयोग में नहीं ले पाती। कुछ जानकारी की कमी होती है, कुछ संसाधनों की कमी होती है, दोनों ही मिलकर इस प्रकार ये एक समस्या के रूप में भारतीय कृषकों के सामने आती है, भारतीय कृषि के सामने देखने को मिलती है। चौथा जो कारण है भूमि सुधारों की कमी। भारतीय जो कृषि क्षेत्र है इसमें भूमि सुधारों की कमी देखी जाती है। बहुत सारी भूमि बेकार पड़ी रहती है, पड़ती पड़ी रहती है और भूमि के असमान वितरण के कारण से भी भारतीय किसान है लंबे समय से शोषित रहे हैं। अंग्रेज शासन के दौरान 3 भू राजस्व प्रणालियां महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी में से जमींदारी जो थी किसानों के लिए सबसे अधिक शोषणकारी रही और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो भूमि में सुधार थे उनको प्राथमिकता दी गई, लेकिन जो सुधार है कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण से जितने सुधार होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए और शक्तिशाली जमींदार थे वो क्या हो गए, इनके खिलाफ कठोर राजनीतिक जो नियम है वो बनाने में टाल मटोल करते रहे और राजनीतिक इच्छा शक्ति भी कम रही। तो जमींदार थे वो ताकतवर थे और किसान जो थे कमजोर थे, इसके कारण से भूमि सुधार भी लागू नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप कृषि योग्य जो भूमि थी उसका असमान वितरण जारी रहा और जिससे कृषि विकास में बाधा रही। ये सारे कारण इस प्रकार हैं कि जो जमींदारी व्यवस्था थी वो अपने आप में एक शक्तिशाली थी और जिसके कारण से भूमि सुधार लागू करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई। ताकतवर लोग थे और जब उन्होंने भूमि सुधार को प्रॉपर तरीके से लागू नहीं होने दिया, जिसका खामियाजा किसानों को भोगना पड़ता है। और कृषि जो वितरण है वो भी असमान है। जो ताकतवर लोग हैं उनके पास बहुत अधिक कृषि है और जो छोटे किसान हैं उनके पास जमीन थोड़ी है, इससे भी कृषि विकास में बहुत सारी बाधाएं आई। अब अपन देखते हैं 5वां प्रकार का अपना है कि छोटे खेत तथा द्विखंडित जोत। भारत में जो भारतीय किसान हैं वो या तो छोटे छोटे किसान हैं या सीमांत किसान हैं जिनकी संख्या अधिक है और जिनके पास बड़े खेत हैं वो प्रतिशत में कम है। तो अधिक किसानों के पास 1 हेक्टेयर से भी छोटे जो भूमि जोत है वो है और लगभग 40% जो किसान हैं वो जोतों का आकार आधे हेक्टेयर से भी कम है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण इन जोत का औसत आकार भी सिकुड़ता जा रहा है और इसके कारण भारत में अधिकतर जो भूजोत है वो बिखरे हुए हैं, है ना, यानी कि उनके खेत हैं वो पास पास नहीं हैं
चकबंदी नहीं हो पाई है। और बहुत सारे जो किसान हैं उनके भूमि बंटवारे के कारण से छोटे छोटे खेत हाथ आते हैं और लगातार जनसंख्या बढ़ने के कारण से इन जोतों का जो आकार है वो और छोटा होता जा रहा है। या अपन ये कह सकते हैं कि पारिवारिक बंटवारे के कारण से किसान के जो खेत हैं वो छोटे से और छोटे होते जा रहे हैं। और तो कुछ राज्यों में जो भूजोत है वो बिखरी हुई है और कुछ राज्यों में तो एक बार भी चकबंदी नहीं हुई है। चकबंदी का मतलब है जब दो खेत अलग अलग जगह हैं तो उनको एक जगह कर दिया जाता है या छोटे खेतों को मिलाकर बड़े खेत में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे बाद में जो उत्पादन होता है उसमें बंटवारा हो जाता है। तो इससे उत्पादन बढ़ता है या अपन ये कह सकते हैं आधुनिक कृषि की जा सकती है। तो चकबंदी भी कई राज्यों में अभी तक वर्तमान तक नहीं हो पाई है। वहाँ पर पुनः चकबंदी की आवश्यकता है, क्योंकि अगली पीढ़ी में भूमि बंटवारे की प्रक्रिया में भूजोतों का दोबारा बंटवारा हो जाएगा और वह फिर और छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार जो विखंडित छोटे भूजोत हैं वो आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी होते हैं। छोटे छोटे जो खेत होते हैं उनमें कृषि करना आधुनिक औजारों के साथ संभव नहीं हो पाता। इसी प्रकार अगर उनकी चकबंदी कर दी जाए, बड़े खेतों में परिवर्तित कर दिया जाए तो आधुनिक खेती को कर सकते हैं, औजारों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे जो राज्य हैं उनमें चकबंदी की आवश्यकता महसूस की जा रही है। अगर सरकारी जागरूकता होगी तो इन चकबंदी के माध्यम से उनमें सुधार किया जा सकता है। जो छोटे खेत है, विखंडित खेत है, जिसके कारण से भी एक समस्या उत्पन्न होती है। फिर आता है वाणिज्यीकरण का अभाव। अपना पॉइंट है वाणिज्यीकरण का अभाव, यानी कि अधिकतर किसान अपनी जरूरत या स्वयं के उपयोग हेतु फसलों का उपयोग उगाते हैं या उत्पादन करते हैं। इससे किसानों के पास अपनी जरूरत की अधिक उत्पादन के लिए पर्याप्त भू संसाधन नहीं होते हैं। अधिकतर उपांत या छोटे जो किसान होते हैं उनमें खाद्यान्नों की कृषि करते हैं, यानी कि अपने उपयोग के लिए कृषि करते हैं, बेचने के लिए उपयोग नहीं करते। अगर उनको ये समझ आ जाए या वाणिज्यिक कृषि पर अधिक जोर दिया जाए तो किसान अपने उपयोग के बाद में जितनी जो कृषि होती है उसको बेचने में उपयोग कर सकते हैं, अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं, तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और इस प्रकार उनको वाणिज्यिक कृषि की जानकारी नहीं है या अपने कह सकते हैं आधुनिकीकरण उनको ध्यान में नहीं है, जिसके कारण से वो केवल अपने उपयोग के लिए ही उत्पादन करते हैं। इस प्रकार किसानों में वाणिज्यीकरण का अभाव पाया जाता है। ये भी एक बड़ी समस्या है। अगर उनको ये पता लगे या इस प्रकार की कृषि करना प्रारंभ करें कि जो उद्योगों से संबंधित है तो उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी, वो अपने संसाधनों में भी बढ़ोतरी कर पाएंगे। तो इस प्रकार की समस्या कृषकों के सामने देखी जाती है। इसके बाद में व्यापक अल्प रोजगारी, यानी कि जो किसान होते हैं या भारतीय जो कृषि होती है विशेषकर असिंचित क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर की जाती है और उनके पास अल्प रोजगारी पाई जाती है। यानी कि जब बारिश का मौसम होता है, जब बारिश से संबंधित या वर्षा से संबंधित जब कृषि करते हैं तो उनके पास अल्प समय के लिए रोजगार होता है, बाकी समय वह बेरोजगार बैठे रहते हैं। कहने का तात्पर्य इन क्षेत्रों में ऋत्विक यानी कि ऋतु के अनुसार बेरोजगारी पाई जाती है, जो 4 से 8 महीने तक रहती है। फसल ऋतु में भी वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि कृषि कार्य लगातार गहन श्रम वाले नहीं होते। अतः कृषि कार्य में लोगों को वर्ष भर कार्य करने के अवसर ही नहीं मिलते। कहने का तात्पर्य है कि इन लोगों के पास अल्प रोजगार पाया जाता है, ये अधिकतर समय खाली बैठे रहते हैं, इनके पास आय नहीं होती है। तो ये एक बड़ी समस्या भारतीय कृषकों के सामने है या भारतीय कृषि के सामने है। ये भी देखने को मिलता है। वह कृषि वर्षा पर निर्भर अधिकतर जो कृषि होती है वो बारिश पर निर्भर होती है, जिसके कारण से 3 से 4 महीने ये लोग करते हैं, बाकी समय ये बेरोजगार बैठे रहते हैं। इनमें आय में उनके सुधार नहीं हो पाता या अच्छी आय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इनको अन्य क्षेत्र में नियोजित किया जा सकता है या वहाँ से अपन श्रम का उपयोग कर सकते हैं। तो ये समस्या भी भारतीय कृषि के सामने एक बड़ी समस्या है। फिर एक अपनी है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण, यानी कि जो सिंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या होता है, भूमि संसाधनों का अधिकतम गहनतम उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। सिंचाई और कृषि विकास की दोहरावपूर्ण नीतियों के कारण से भी एक समस्या उत्पन्न हो गई है। अधिकतर सिंचाई के कारण से कृषि का निम्नीकरण हो रहा है। अधिकतर उर्वरकों के उपयोग के कारण से भी मृदा है वो क्षीण होती जा रही है। ये समस्या जो है विशेषकर सिंचाई वाले क्षेत्रों में देखी जाती है, क्योंकि गहनतम कृषि की जाती है और जल क्रांतता एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अधिक सिंचाई के कारण से जल क्रांतता उत्पन्न हो जाती है और भूमि में अधिकतर कीटनाशकों जो रसायनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है उसमें मृदा परिच्छेदिका में जहरीले तत्वों का सामना हो गया है। सिंचित क्षेत्रों के फसल प्रति चक्र में दलहन विस्थापित हो गई है तथा बहुत
फसलीकरण में बढ़ोतरी से प्रति भूमि में काफ़ी मात्रा में कमी आई है। इससे भूमि में पुनः उर्वरकता नहीं हो पाती, यानी कि प्रति भूमि नहीं छोड़ी जाती। कृषि का गहनतम उपयोग किया जाता है। अधिकतर सिंचाई वाले क्षेत्रों में उर्वरकों कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा क्षीण होती जा रही है। मृदा में परिच्छेदिका जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जो खनिज लवण है या अपन ये कह सकते हैं जो खारापन है वो ऊपर की तरफ आ जाता है। जलक्रांतता पाई जाती है। अधिक सिंचाई के कारण से भूमि में निम्नीकरण हो रहा है और भूमि को परती नहीं छोड़ा जाता, जिससे उनमें नेचुरल तरीके से उर्वरता उत्पन्न नहीं होती है। और नाप फसल का चक्रीकरण पाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन यौगिकरण कटिबंधीय आर्द्र व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कई प्रकार के भूमि निम्नीकरण प्रभावित होते हैं, जैसे जल द्वारा मृदा अप्रदन और वायु अप्रदन, जो प्राय मानवीकृत है। तो अपन ये देखते हैं कि अधिक सिंचाई, अधिक कीटनाशकों का उपयोग, अधिक उर्वरकों का उपयोग कहीं न कहीं भूमि को निम्नीकरण करता है और भूमि को कुछ समय के लिए परती भी नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या के बढ़ाव के कारण से भी भूमि पर दबाव बढ़ता है और दबाव बढ़ने के कारण से कृषि का गहनतम उपयोग या कृषि भूमि का गहनतम उपयोग किया जाता है और परती नहीं छोड़ी जाती या फसल का चक्रीकरण भी नहीं किया जाता, जिससे नाइट्रोजन जैसे यौगिकों की जो मिट्टी है उसमें कमी आ जाती है। इससे भूमि का जो नेचुरल तरीके से उर्वरता बढ़ती है वो भी नहीं बढ़ पाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो अधिक सिंचाई, अधिक गहनता, भूमि पर दबाव, ये भूमि के निम्नीकरण के लिए कारक हैं। और अपन ये कह सकते हैं कि भूमि का जो अप्रदन होता है, अधिक तेज बहाव के कारण से भूमि की जो ऊपर वाली परत है वो बहकर चली जाती है या वायु के कारण से भी बहकर चली जाती है। और मानव द्वारा जो अधिक भूमि का उपयोग किया जाता है, पेड़ काट दिए जाते हैं, औद्योगिकरण किया जाता है, सड़कें निर्माण होती है, या अपन ये कह सकते हैं कि रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं, या नवीकरण जो एक बड़ी समस्या है वो कहीं न कहीं भूमि, कृषि योग्य भूमि है उसके क्षेत्र को कम कर रही है। इस प्रकार मानवीकृत भी भूमि में निम्नीकरण देखा जा रहा है। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हैं जो भारतीय कृषि में सामने आई है। आज अपना जो 500 चैप्टर है वो यहाँ खत्म होता है। ये इस प्रकार 8 समस्याएं हैं और इनको क्रमबद्धता से अगर याद करते हैं तो ज़्यादा समस्याएं नहीं आती। अधिकतर ये समस्याएं हम अपने सामने दैनिक जीवन में भी देखने को मिलती है। तो इसको याद कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे। धन्यवाद।